तो वैसे राइट, ही इक्वालिटी जो है वो उसका प्रिंसिपल जो है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल। यहाँ वो चैलेंज होता है। राइट, राइट। अच्छा आयशा, आपने ये यूके का जिक्र किया, तो आप ये भी देखिए ना, इंडिया में भी तो एक सीडी अभी हमने देखा था, वो अनिल हैं, जिनके बयानात हमने बड़े डिस्कस भी किए थे। तो वो वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उधर भी ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का एक इंस्टीट्यूशन मिलता जुलता मौजूद है, कारगिल के बाद देखिए से। 2020 में इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किया। अच्छा, उससे पहले एक हिस्ट्री है इंडिया की। जो वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और उसमें जसवंत सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनके ज़माने में ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट फ्लोट हुआ था। राइट, और उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो थी वो इंडियन मिलिट आर्मी से आई थी, मोर ठीक, देन एयरफोर्स और नेवी। क्योंकि ठीक, एयरफोर्स एंड नेवी ने कहा कि अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनता है और उनके यहाँ सीनियरिटी एंड रोटेशन है का राइट, प्रिंसिपल है, इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में। करेक्ट, और वहाँ जो कैबिनेट कमेटी है वो अपॉइंट करती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उसमें है राइट, वही है कि सीनियर मोस्ट जो है वो अपॉइंट होगा, सीनियर मोस्ट कमांडर। हमारे राइट, यहाँ वो सिलसिला नहीं है। लेकिन बहरहाल इंडिया का जो केस है उस पे जाते हैं। वहाँ जो इंटर सर्विसेज राइवलरी है उसमें उसका एक बड़ा एक मसला है। और जब जसवंत सिंह के अंडर जब ये आइडिया फ्लोट हुआ था, तो उस वक्त जो मसला पड़ रहा था आर्मी को वो ये था कि भाई स्ट्रेटिजिकली जब आप इंडिया का रोल एक्सपैंड करते हैं और एक बड़ा रोल मिलिट्री रोल करते हैं, तो आर्मी के पास तो फिर इंसर्जेंसी को टैकल करने और इंटरनल काम के अलावा तो कोई ज़्यादा काम नहीं होगा। और राइट, जो दो सर्विसेज हैं, एयरफोर्स और नेवी, दोनों कंपेयर टू आर्मी आर कैपिटल इंटेंसिव। राइट, 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 जब कैपिटल इंटेंसिव मतलब ये है कि फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इक्विपमेंट की वो ज़्यादा नेवी और एयरफोर्स में होगी। करेक्ट, तो इस वजह से आर्मी ने पुश बैक किया था। अच्छा, अब सीडीएस बन गया है और सीडीएस उनके यहाँ एडवाइज करता है गवर्नमेंट को, एज एन एडवाइजर ऑन मिलिट्री अफेयर्स। तो और यही रोल यूके में भी है, बर्तानिया में भी जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज है, स्टाफ है, वो रिप्रेजेंट करता है उसको, मिलिट्री को, एंड रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसके जिम्मे आती है। अब लगता तो ये है कि ये भी यही करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको फिर से इंसिस्ट करूं, यहाँ मसला ये है कि जब आर्मी चीफ करेंगे, हम्म, जॉइंट प्लानिंग के इंचार्ज होंगे, तो उनका पर्सपेक्टिव जो है, जो बाकी सर्विसेज का पर्सपेक्टिव, वो कौन आगे लेके आएगा। और मैंने एक पिछले प्रोग्राम में अर्ज की थी कि आर्मी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही कंट्रोल कर रही चीज़ों को। मसलन नेवल वॉर कॉलेज है लाहौर में, एयर वॉर कॉलेज है कराची में। तो पिछले 2-3 सालों में इन दोनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं एयरफोर्स के और नेवी को के, उनको भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कि आर्मी हाँ, जिसको उसमें जम कंट्रोल कर दिया करती हुआ है। है, उसमें जम कर दिया, उसके कंट्रोल के अंदर अंडर ले आए हैं। तो अभी टेक्निकली ऑपरेशनली सर्विस चीफ्स जो हैं वही करेंगे, लेकिन जो जॉइंट प्लानिंग है वो डोमिनेट करेगी आर्मी, और आर्मी चीफ चूंकि सर पे बैठे हैं। और मसला ये है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हम्म, तो देखें जीएचक्यू जो है वो पिंडी में है, लेकिन उससे थोड़े से डिस्टेंस पे पिंडी में ही, लेकिन चकलाला में इंफ्रास्ट्रक्चर था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का। अब राइट, या तो वो वहीं वहां होगा। अब दो जगह तो नहीं भागेंगे ना, दो ऑफिसेज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो या तो वो अगेन उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, या तो जीएचक्यू पे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशनली, ब्यूरोक्रेटिकली, स्पेशली, जो कि हमारे यहाँ आएंगी। अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। और एक बड़ा छोटा सा बेकार सा सवाल है, वो ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एक अलग से ओहदा है, जो कि हमने देखा कि 5 साल के लिए इसका टेन्योर है। तो उसकी क्या तनख्वाह जो है वो भी एक्स्ट्रा होगी, ये बहुत सारे सवाल हैं।
ये तो इम्पोर्टेंट आपने, सवाल हैं आयशा आप रही है ना वो। अकाउंट सर्विस में, आपने सही ऑडिटर जनरल वाले सवाल पूछे हैं कि तनख्वाह दा किथों एडिशनल अलाउंसेस जो आप लोग ऑडिटर्स निकालते हैं ना, सारी मीन देख आपकी, यू राइट, ये चीजें अनआंसर्ड है, लेकिन ये आपको आपको और मुझे इस सवाल का अंदाजा होना चाहिए कि जो मर्जी होगी वो होगा, ठीक है ना। इस वक्त जो हालात बने हुए, पूरा का पूरा आइन बदल देता है, तो पीछे क्या रहे, पीछे देखें, क्या रहे। एक 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 राय ये है कि कंट्रोल तीनों सर्विसेज का, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिप्लॉयमेंट वगैरह ये डोमिनेट करेंगे। तो एक किस्सा सुनाया जाता है कि जब पुलवामा बालाकोट हुआ और अभिनंदन का जो जहाज वहाज वहां हाँ। गिराया, तो उस वक्त सुना है कि जनरल बाजवा ने कुछ कूल डाउन करने को कहा था एयरफोर्स को, लेकिन एयरफोर्स नहीं मानी। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो पूरा काम करेंगे। तो अब ये जो है, ये क्या वैसे ही होगा या ऑपरेशनली फिर ये हर चीज के लिए भागे आएंगे आर्मी चीफ के पास, कॉन्करेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। सो मैं समझती हूँ ऑर्गेनाइजेशनली इसमें कबाहतें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जी। जो कि आगे चल के सामने आएंगी। मैं फिर एक एक आखिरी बात कर लूं। जी। देखें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स चूंकि ओवरऑल प्लानिंग करेगा, जिसको इस सौदे को बेचा जा रहा है पब्लिकली ये कह के कि जी हमें बड़ी जरूरत है कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की, तो देखें इसमें अब ये होगा कि बेशक सर्विस चीफ्स जो हैं वो पुराने तरीके से ही अपॉइंट होंगे, लेकिन हर सर्विस की जो है कि भाई क्या वेपन्स खरीदे जाएंगे, कितने मैन पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो सारी चीजें अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के टेबल पे आएंगी। और मैं समझती हूँ कि इसमें जो है एक रेजिस्टेंस या एंजाइटी जो दोनों सर्विसेज हैं, जो हैं छोटी सर्विसेज, उसमें डेफिनेटली आएगी। मैं यही यही मैं चाहता था कि आपसे ये इंस्टीट्यूशनल हम गुफ्तगू करें, क्योंकि लोग इसके ऊपर सारी जो कमेंट्री है ना वो सियासी हो रही है। अच्छा, इसमें एक नुक्ता जो और टेक्निकल नुक्ता ये है कि पाकिस्तान जैसा ज्योग्राफी जिसकी, उसमें तो एयरफोर्स की बड़ी अहमियत है। और ये आपने पुलवामा का जिक्र किया, और उसके बाद जो हमारी आई थी, और ये भी ऑपरेशन बयानुल मरसूस जो है, उसमें भी एयरफोर्स की कारकर्दगी तो बहुत आगे थी। तो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे लोग ये सवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अगर आपने एयरफोर्स को भी फिर आपको रिवॉर्ड करना चाहिए था, अगर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मई में पाकिस्तान की मिलिट्री परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो फिर एयरफोर्स को भी तो वही रिकग्निशन दीजिए। आपका क्या कमेंट होगा इस ऐसे नुक्तों के ऊपर? देखिए, बात यह है कि हमेशा से क्योंकि आर्मी हमारी पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती रही है, या आर्मी चीफ, हम्म। तो उसमें ये होता है कि जो स्ट्रेटिजिकली संभाल के चीजें रखता है वो डेफिनेटली एयरफोर्स। नेवी बेचारी जो है उसका इतना रोल नहीं है, क्योंकि देखिए नेवल बैटल हमेशा लंबी और प्रोट्रैक्टेड होती है। एक चीज करेक्ट। हमेशा समझ के रखें कि आर्मी और एयरफोर्स हफ्ता, 10 दिन, चंद दिन की वॉर के बारे में सोचती है। नेवी 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, क्योंकि फर्ज करें क्वारंटीन का इशू हो, फर्ज करें ब्लॉकेड का इशू हो, ये वो जंगें हैं जो कि नेवी लड़ती है, जो कि लंबी होती हैं। सो दोनों के टाइम साइकिल बड़े फर्क होते हैं। बट आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इस वक्त जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी चल रही है, उस जो कि ग्राउंड फोर्सेस ओरिएंटेड है, उसमें एयरफोर्स का बड़ा एक हमेशा से रोल रहा है। आप देखें 65 की वॉर में जब इंडिया ने हमला किया और इंडियन फोर्सेस आई, तो उस वक्त जो परफॉर्मेंस थी वो तो एयरफोर्स की थी। एयरफोर्स ने उनके जहाज मारे और फाइट किया। 71 में नेवी ने भी परफॉर्म किया। लेकिन है ये कि एयरफोर्स को मिलता रहता है, बिकॉज उसका एक रोल है और आर्मी उसके रोल को समझती है, रिकग्नाइज करती है। लेकिन क्या उस रोल को समझती है? इट्स अ बिग क्वेश्चन।
और अगेन मैं हिस्टोरिकली आपको बताऊं, जिस वक्त मेरी एयर चीफ मार्शल पीक्यू मेहदी से बात हुई, जो कि कारगिल के वक्त थे, तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया ने डिप्लॉय किए अपने जहाज कारगिल के वक्त, तो मुशर्रफ ने बुलाया उन्हें और कहा कि तुम भी जहाज लगाओ। तो उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि मेरे पास एसेट्स कम है, तो अगर मैंने जहाज इस वक्त डिप्लॉय कर लिए और मारपीट हुई एंड वी लूज दम, एंड अगर हमने डिप्लॉय किए तो उस वक्त इंडिया इज डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क कि वो क्रॉस इनके इंटरनेशनल बाउंड्री खोले जंग को, एक सेकंड फ्रंट। तो उस वक्त मेरे पास शायद इतने एसेट्स ना हो लड़ने के लिए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी एयरफोर्स की और नेवी की, वो आर्मी के में कम है। ये समझने की जरूरत है। तो आयशा, मुझे ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ये आज मैंने सुबह पढ़ा, किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जो है अब जनरल जहांगीर करामत से माफी मांगनी चाहिए। और जनरल साहब कह रहे हो कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मैंने तो वो सिक्योरिटी कोई काउंसिल की बात की थी, और यहाँ पे तो क्या क्या आपने मौजूदा जो मिलिट्री क्यादत है उसको क्या क्या आप तोहफे पेश करी आपकी पार्टी।